उल्लासनगर की ज़मीनों का मुद्दा हो, अम्बरनाथ बदलापुर कल्याण डोंबिवली का मुद्दा हो, हमारे नदी के विषय में भी ज्ञानेश्वर देशमुख जी ने काफ़ी सारी याचिकाएं करके रखी हुई है। हमारे वाधवानी और उल्लास नदी को बचाने के मिशन में भी देशमुख साहब काफ़ी अग्रसर है। देशमुख साहब, एक छोटी सी घटना की तरफ आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ। हमारी कुछ महिलाएं आई हैं इमारत के लिए, तो उनको दिक्कत ऐसी है कि जब लोग उनको एक सवाल पूछते हैं कि आपके 35 फ्लैट है तो 35 लोग क्यों नहीं आए, आप 2 ही क्यों है। तो यहाँ पे समस्या ऐसी है कि जिन्होंने 15, 20, 25 साल पहले फ्लैट ले लिए हैं उनको दिक्कत नहीं है क्योंकि उनके पैसे वसूल हो चुके हैं। अब ये जो बेचारे भटक रहे हैं, उन्होंने 1-2 साल पहले फ्लैट लिया और बिल्डिंग गिर गई। अब उनकी सुनवाई कहीं पर हो नहीं रही है। महानगर पालिका इनसे बिल्डिंग उनको पुनर्वसन तो कहीं कर ही नहीं रही। जिनकी वजह जिनसे टैक्स वसूला होगा, पुनर्वसन नहीं हो रहा है। बावजूद उसके महानगर पालिका जो बिल्डिंग गिराई जा रही है उसका 16 लाख भी इनसे वसूल कर रहे हैं। और इनको ये बोला जाता है कि आपकी वो प्लॉट नीलाम करके हम 16 लाख वसूल करेंगे। मतलब महानगर पालिका को एज अ वोटर, अगर मैं एक वोटर हूँ तो मुझे वोटर लेने के लिए हर एक नेता, टैक्स लेने के लिए हर महानगर पालिका मेरे पास जरूर आएगी। बट अगर मैं कोई प्रॉब्लम लेके जा रहा हूँ तो मेरे पास में 25 तरह के कागज मांगे जाते हैं। इस तरह से अगर वो महिलाएं जो होम शिवगंगा अपार्टमेंट की महिलाएं हैं, वो हर एक कार्यक्रम में घूमती हैं, हर एक लोगों के पास जाती हैं। आज आपके यहाँ से अगर कोई निवारण नहीं हुआ तो वो दूसरे किसी कार्यक्रम में चले जाएगी, लेकिन उनके पास रहने को छत नहीं है। इस तरह से ऐसे अनेकों उल्लासनगर की प्लॉट्स की और प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम्स है। हमारे प्रकाश सलेजा जी यहाँ पे उपस्थित है। हर एक प्लॉट के बारे में, सिटी सनदों के बारे में वो पब्लिक को अवेयर करते रहते हैं। और इस तरह के काफ़ी सारे इश्यूज उल्लासनगर के ज़मीनों के, जिसमें आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका काम अच्छा है, इसलिए आपके सामने ये बातें रखी जा रही है। बहुत अच्छा सुंदर आयोजन हुआ। यहाँ पे सत्य कोराडे जी भी है, अनिल राजवानी जी भी हैं और ज्ञानेश्वर देशमुख जी भी हैं। उम्मीद है, आशा है कि यहाँ पर जितने लोग आए हैं अपनी समस्याएं लेकर उनका निवारण होगा। धन्यवाद। यहाँ पर आज आए हुए सभी नागरिक, व्यासपीठ पर बैठे हुए संजय कोराडे साहब, अनिल सेठ राजवानी जी, आज का कार्यक्रम का मेन उद्देश्य ये है कि उल्लासनगर में बहुत सी समस्याएं हैं। मेन समस्या है वो है कि नागरिकों को न्याय नहीं मिलता है और मेनली पर्टिकुलरली उल्लासनगर में ही नागरिक भटक रहे हैं और भटकते थे और शायद मुझे लगता है कि भटकते रहेंगे। उसके लिए उल्लासनगर के कितने लोगों को पता है मुझे पता नहीं है, लेकिन संजय कोराडे साहब जो है, इनके पूरे महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली बॉम्बे के और वेस्टर्न लाइन के बहुत सी सोसाइटीज़ या बड़ी बड़ी संस्थाओं में इनका लेक्चर रखा जाता है और इनको उल्लासनगर में इंट्रोड्यूस करने का मेरा उद्देश्य था कि लोगों के बहुत से प्रश्न हल हो सकते हैं कोर्ट में न जाते हुए। सिर्फ जो हमारा प्रशासन है उसके ऊपर आप यानी उसके साथ में आप करस्पॉन्डेंस करके आप न्याय पा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि माहिती अधिकार के संजय साहब हैं, बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं जो माहिती अधिकार के, जो भारत भर के जितने भी बड़े बड़े जो आप नाम सुनते हैं उनके साथ उनका बहुत सा यानी चर्चा हुआ है, चर्चा होते रहता है। और माहिती अधिकार में जो डीप में जो स्टडी है वो इनका स्टडी है और इसके लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया था कि उल्लासनगर के लोग समझे, क्या कि आप लोग देखते हैं पर्टिकुलरली सभी उल्लासनगर के ही लोग हैं और उल्लासनगर में लोगों को कारपोरेशन हो, पुलिस प्रशासन हो, तहसीलदार हो या प्रांत हो, यहाँ पर लोगों को न्याय नहीं मिलता है और बहुत से मेजॉरिटी लोगों की यही कंप्लेंट्स है कि उनको जो सरकारी कार्य है वहाँ पर न्याय नहीं मिलता है। संजय साहब के बारे में बहुत एक्सपर्ट है कि माहिती अधिकार में कोर्ट में न जाते हुए आपको कैसे वहाँ से न्याय पाने का,
और न्याय लेने का और दूसरों को भी न्याय देने का। इनका जो आरटीआई के अंतर्गत या दूसरे भी बहुत से कानून हैं जो उल्लासनगर के लोगों को मालूम नहीं है, जिसके तहत आप लोग जो चाहिए वो परिणाम ला सकते हैं कानून के तहत। और कानून में हमारे देश के कानून बहुत अच्छे हैं और हमारा अज्ञान होने के कारण और दूसरी जिज्ञासा चाहिए, और हमारी जिज्ञासा के अभाव के कारण हम लोग उसमें न्याय नहीं पाते हैं, और उसके कारण हमारा बहुत से लोगों को फ्रस्ट्रेशन आता है। बहुत से लोग आंदोलन करते हैं, मोर्चा निकालते हैं। मुझे लगता है कि मैंने यहाँ से उल्लासनगर से लेकर हाईकोर्ट तक प्रैक्टिस किया है और कर भी रहा हूँ। मेन जो हमारा समस्या है वो है हमारी जिज्ञासा और हमारा ज्ञान। और हम लोगों को बहुत अच्छा माहिती अधिकार का जो कानून मिला है, ये हमारे सभी जनता के ऊपर बहुत बड़ा उपकार हुआ है। कैसे भी किसी भी तरीके से और सभी लोगों के यानी आंदोलन से कानून हमें मिला है। एक्चुअली उसके लिए ही मैंने इसके पहले भी, लॉकडाउन के पहले भी कुछ 1-2-3 सालों तक मैंने चालू किया था कि चौथे 4th फ्राइडे के दिन लोगों को फ्री में मैं अवेयरनेस कैंपेन चलाता था मेरे घर पर। फिर लॉकडाउन में बंद होने के बाद अभी ये पहला मौका है, और हम लोगों ने कल बहुत शॉर्ट टाइम में शुरू किया। शायद हम लोगों ने कल 5 या 6 बजे मैसेज बनाया, और अनिल भाई जी का हमें उसमें बहुत अच्छा सहयोग मिला। और हमें पहले से बोलते थे कि हमारे शहर के लिए कुछ करिए। इसके पहले भी मैंने उल्लासनगर में नेहरू चौक स्थित में ऐसा काम करना चालू किया था, लेकिन तभी हमें ऐसी सुविधा नहीं मिली थी। अभी अनिल सेठ है ये आज सुविधा दी है, और हम लोग और भी उल्लासनगर की जनता के लिए आगे जाकर भी यानी उनको विनती करेंगे, और एक 7 दिन का 8 दिन का पहले एडवांस में हम लोग ये करेंगे, लोगों को सूचना देंगे कि भाई आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए आपको जो सरकारी जो कार्यालय है उसमें आप लोगों को न्याय नहीं मिलता है, या आपको माहिती अधिकार में माहिती नहीं मिलता है, या प्रशासन में क्या चल रहा है और आपके मौलिक अधिकार क्या है। उसके लिए इसके बाद भी हम लोग शहर के जो भी लोग जिज्ञासु है, जिनको लगता है कि उल्लासनगर के नागरिक सजग बने और लोगों के लिए कुछ करें, तो उसके लिए हम लोग आगे भी ये करेंगे। संजय साहब को मैं आगे भी फिर एक बार आने की विनती करूंगा सभी लोगों की तरफ से। और आज का एक पहला दिन है, और शॉर्ट पीरियड पर हम लोगों ने ये आज का कार्यक्रम रखा हुआ है। तो मैं ज़्यादा न बोलते हुए, हम लोग जितने भी हैं, संजय साहब को मैं बोलूँगा कि हम लोगों को एक माहिती अधिकार के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें वो एक्सपर्ट हैं, जो सेक्शन 8 माहिती डिनाई करते हैं, नकारते हैं, अधिकारी लोग हमें माहिती नहीं देते हैं, या लाइफ एंड लिबर्टी के जो प्रश्न रहते हैं, जैसे डायलेक्टेड बिल्डिंग्स है जहाँ गिरने की शक्यता होती है, तो उसमें हम लोग 30 दिन नहीं रुक सकते हैं, तो हमें इंस्टेंटली माहिती चाहिए। तो उसके लिए 48 आवर्स का पीरियड है। और बहुत से ऐसे हैं कुछ प्रावधान माहिती अधिकार में कि हम लोगों को थर्ड पार्टी की माहिती है, बोलते दूसरे का तीसरे का माहिती है, इसलिए डिनाई करते हैं। तो उसके लिए हमें संजय साहब बताएंगे कि वो कानून क्या है, और उस पर आप किस तरीके से वो कागजात आप पा सकते हैं, और आप खुद को भी न्याय पा सकते हैं और दूसरों को भी दिला सकते हैं। पर्टिकुलरली दायमा जी, मैं जो मैडम तो बैठी है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो बताया मुझे गया, तो लोगों की बहुत से यही समस्या है कि उल्लासनगर में जो कानून आया रेगुलराइजेशन का, उसके बाद में लोगों के बहुत से प्रपोजल ऐसे पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनको रेगुलराइजेशन का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, या उनको प्रोसीजर क्या है उसमें ये मालूम नहीं पड़ रही है, लोग तो बेघर हो गए हैं। तो मेनली ये ऑब्जेक्ट हम लोग आगे रखेंगे इसके बारे में चर्चा करने के लिए, और हर एक को इसके बाद में अगर क्वेरी है ये कार्यक्रम होने के बाद में, तो हम लोग क्वेरी का भी रिप्लाई देंगे हर एक को कि क्या आपको क्या है, आपकी रेमेडी क्या है, मीन्स आपको क्या करना चाहिए, आपको कानूनन क्या अधिकार है, वो आपके मौलिक अधिकार कैसे हैं, तो उसमें आप कैसे न्याय पा सकते हैं खुद के लिए भी और दूसरे के लिए भी। और
पहले से मेरा ये इंटेंशन रहा है कि मैं खुद नहीं बल्कि मेरे पास आप बहुत से लोगों ने देखा होगा, मैं वकालत करता हूँ। वकालत का काम यानी भगवान श्री कृष्ण का काम है, जो उन्होंने कुरुक्षेत्र में किया था, जो अर्जुन को एनकरेज करने के लिए। तो मैंने आज तक वही काम किया है कि मैं हर एक को एनकरेज करने के लिए काम करता हूँ, और मैं वही कानूनन हर एक को अर्जुन बनाना चाहता हूँ। ये मेरा खुद का है, मैं कर रहा हूँ, ये मेरा काम मेरे तरीके से कर रहा हूँ। यहाँ से लेकर कोल्हापुर सोलापुर तक कर रहा हूँ। वहाँ भी हम लोग सेमिनार वगैरह सब कुछ अटेंड कर रहे हैं और लोगों को अर्जुन बना रहे हैं। उसको पूरी तरीके से जो आज की तारीख में शस्त्र है, वो शस्त्र पेन है, जो जिससे आप लोग लिखावट कर सकते हैं, आप न्याय पा सकते हैं, खुद के लिए भी लड़ सकते हैं, दूसरे के लिए भी लड़ सकते हैं। तो वही है कि आज का जो है, आज की ये शुरुआत है। इसके बाद भी कार्यक्रम होंगे। खत्री साहब आए, वो भी करेंगे, हेल्प करेंगे। प्रकाश भाई जी, रहमा जी है, पत्रकारों की टीम है, गुलावन जी है, सभी लोग हैं। तो मैं 4 शब्द में ये करके मैं संजय साहब को विनती करता हूँ कि वो जो पॉइंट है, जो उसमें जिसमें एक्सपर्ट है और लोगों को माहिती अधिकार में या दूसरे भी कानून है, उससे लगकर कानून है जो माहिती अधिकार में, वो कानून के तहत आप बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रशासन के ऊपर आप कानूनन, जो कानून है हमारा, उसके अंदर सब कुछ है, लेकिन हमें मालूम नहीं है। तो उसी का आपको यूज करना है और उससे कैसे आप खुद के लिए भी न्याय पा सकते हैं और दूसरों को भी दे सकते हैं। उसके लिए संजय साहब को विनती करूंगा कि आप सभी लोगों को और मुझे भी इसमें मार्गदर्शन करें। अध्यक्ष अनिल राजवानी सर और हमारे मित्र एडवोकेट ज्ञानेश्वर देशमुख, जो कि हाईकोर्ट के जाने माने वकील है, जिनकी मार्गदर्शन के ऊपर ये सब कार्यक्रम हो रहा है। और जैसे उन्होंने बताया, वाकई उनका गोल जो है कृष्ण का है, और उन्होंने मेरे जैसे अर्जुन को अच्छी तरह शिक्षा देने की कोशिश की है, और उनका जो मिशन है वो हमेशा जारी रहेगा। देखिए, ऐसा है कि ये आरटीआई जो कानून है, ये कानून सिर्फ ये कानून नहीं है, ये सब भारतीयों के लिए बहुत बड़ा अहम ऐसा शस्त्र है। शस्त्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाकी जो कानून है वो कानून इसलिए बनाए गए हैं कि हम जैसे काम करने के लिए नागरिक किस तरह से काम करते हैं, नागरिकों के ऊपर सब कानून लाए गए। लेकिन आरटीआई ऐसा कानून है जो नागरिक ये देखता है कि अपना प्रशासन, अपना जो लोकशाही है, अपना संसद है, अपना जो विधानसभा है, वो अच्छी तरह काम करते कि नहीं, ये कानून से देखा जाता है। ये कानून अगर देखा जाए तो ये कानून क्या है? कानून मतलब सिर्फ जानकारी लेना, लेकिन जानकारी का लेके क्या करना है, जानकारी किस तरह से यूज करना है, ये सब बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी ये कानून आया 2005 में, वैसे महाराष्ट्र में 2002 में आया, पूरे देश के अंदर 2005 में आया। ये कानून हमें सिर्फ जानकारी नहीं देता, हम इससे जानकारी तो ले ही सकते हैं, लेकिन हम अकाउंटेबल कर सकते हैं। 3 चीज़ के लिए हम ये कानून का यूज़ कर सकते हैं। हमें कोई भी सिचुएशन, कोई भी प्रपोजल हो, कोई भी स्थिति हो, उसका स्थिति जानने के लिए ये कानून का सहारा लिया जाता है। बाद में इसका एक दफा है, कलम 4, जो दफा 4 बोलते हैं उसको, वो उसके तहत हमें जो पब्लिक अथॉरिटी का जो इंफॉर्मेशन है वो उसमें से मिल जाता है। और दूसरी बात, जो पब्लिक अथॉरिटी है उसमें कौन से कानून के तहत वो काम किया जाता है, यानी वहाँ का नियमावली क्या है, वहाँ का प्रोसीजर क्या है, वो हमें आरटीआई से पता चलता है। अभी आरटीआई कानून आया है लगभग करीबन 15 साल हो गए, और 15 साल के बाद हमें ऐसा महसूस होता है कि ये आरटीआई कानून से कुछ नहीं होता। हमने इतने आरटीआई डाले, कुछ भी नहीं हो रहा है। हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, लेकिन अधूरी मिलती है, उससे कुछ फायदा होता नहीं। ये कानून बहुत अधूरा है, इससे कोई मतलब नहीं है। और बाद में शुरू में ऐसा हुआ कि ऐसा लगा कि हमें नागरिक के हाथ बहुत बड़ा अच्छा शस्त्र लगा है, लेकिन बाद में जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, साल बढ़ते गए, तो हमें ऐसा लगा कि ये कानून से कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कि जो कानून का इम्प्लीमेंट करने वाला जो अथॉरिटी सिस्टम है, वो सिस्टम ही अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है। जैसे मतलब इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो या शासन हो, ये कानून की तरफ ध्यान नहीं देते, बल्कि उनका ये ज़्यादा
ज़्यादा प्रयास ये रहता है कि कानून को कैसे दबाया जाए, ताकि उनका मकसद जो है वो अलग है। उनका मकसद है राज करो और कोई भी चीज़ का अकाउंटेबिलिटी मत रखो, कोई भी उनको अकाउंटेबल मत करो। इससे क्या होता है, प्रशासन में हमेशा ढिलाई तय होती है, भ्रष्टाचार बढ़ने की गुंजाइश हो जाती है। लेकिन हमें इसके ऊपर अभी क्या करना है कि ये कानून तो आया है, लेकिन कानून का यूज़ कैसे करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ है जो मैं खाली इसमें आपको बताना चाहूँगा। अभी सेक्शन तो है, लेकिन आम लोगों के लिए सेक्शन का सेक्शन है या उसका जो प्रावधान है वो सबको मालूम नहीं रहेगा। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कानून का किस तरह से यूज़ होना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। अभी अपने पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं खाली जितने भी मेरे तजुर्बे हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। एक बार ऐसा हुआ कि एक न्यूज़पेपर में एक महाराष्ट्र टाइम में एक न्यूज़ आई थी कि एक बूढ़ी औरत को एक बिल्डर ने 7 लाख रुपए लेकर फंसाया और वो बिल्डर के ऊपर एफआईआर दाखिल हुआ। जैसे मैंने न्यूज़ देखी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक एफआईआर का कॉपी मिलनी चाहिए, क्योंकि कौन सा सेक्शन उसमें डाला है। एफआईआर मतलब 420 डाला होगा और कौन से सेक्शन डाले होंगे, यानी कि मोफा एक्ट कानून है, मोफा कानून के डाले हैं या और कौन सी चीज़ डाली है। ये जानने के लिए क्यूरियोसिटी के ऊपर मैंने ऐसा सोचा कि चलो इसके ऊपर एफआईआर का कॉपी लेना चाहिए। तो मैंने वो पेपर का कटिंग निकाल के उसका झोरस निकाला और सीधा मतलब आरटीआई डाला। उसमें ऐसा लिखा था कि कल्याण के महात्मा एमएफसी पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल हुआ है, मतलब एफआईआर दाखिल हुआ। तो मैंने एसीपी कल्याण उनको आरटीआई फाइल किया और मैंने आरटीआई के साथ वो कटिंग का झोरस लगा दिया और मैंने उनको बताया कि ये इसके साथ जो कटिंग दिया है उसमें जो एफआईआर है उसका मुझे कॉपी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि चलो इन्फॉर्मेशन तो एफआईआर यानी कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो तो मिल रही है, लेकिन मुझे पता चलेगा कि उसमें क्या कौन सा प्रावधान से गुना दाखिल हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा शौक लगा कि मुझे इन्फॉर्मेशन ये मिला कि इस तरह का कोई एफआईआर दाखिल नहीं हुआ। तो अभी ताजुब की बात है कि अभी इसमें क्या करें, मतलब फर्स्ट अपील तो कर सकते हैं, अपील का प्रावधान है, लेकिन महाराष्ट्र में यानी कि कोई पीटीआई तो है नहीं जिससे वो इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक कहा जा सके, क्योंकि पेपर में आया है, मतलब महाराष्ट्र में जैसे बड़ा पेपर है, लेकिन उसमें जो इन्फॉर्मेशन आया है वो एकदम ऑथेंटिक है ऐसा नहीं मान सकते। फिर भी मैंने फर्स्ट अपील दाखिल किया, उसमें इस तरह से लिखा कि जो पीआईओ ने इन्फॉर्मेशन गलत दिया है, क्योंकि मार्च टाइम में इस तरह से न्यूज़ आया है। लेकिन अगर मैं बाद में मैंने ये भी सोचा, अगर मैं फर्स्ट में अपील में भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिल नहीं सकती, अगर मैं सेकंड अपील भी करूँ, मतलब राज्य माहिती आयोग के पास भी चला जाऊँ, तो भी कमिश्नर यही बोलेंगे। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं यही सोचूंगा कि आप पेपर में जो इन्फॉर्मेशन आई है, पेपर में जो न्यूज़ आई है, उसका मतलब ये ऑथेंटिक न्यूज़ है ऐसा नहीं। आपके पास और क्या अलग सा क्या एविडेंस है, वो तो अलग सा एविडेंस होना चाहिए। अगर पेपर में आया इसलिए मैं ये ऑथेंटिक समझ के मैं इनको ऑर्डर नहीं दे सकता, ये भाई आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? फिर मैंने फर्स्ट अपील तो दाखिल किया डीसीपी को, तो जो कि फर्स्ट अपील अथॉरिटी है जोन 3 के डीसीपी। साथ में ये भी मैंने अलग से कंप्लेंट फाइल किया डीसीपी के पास, और इन्होंने वहाँ अलग स्टैंड लिया। वहाँ ऐसा बताया कि जो इन्फॉर्मेशन मिली है उससे पता चलता है कि जो आपके पीआई ने इन्फॉर्मेशन दिया है कि इस तरह का कोई गुना दाखिल नहीं हुआ है, लेकिन पेपर में इस तरह का तो न्यूज़ आया। इसका मतलब जो पेपर में न्यूज़ आया वो 100% गलत है, और जो यहाँ का माहौल लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की स्थिति ला दी है ये न्यूज़पेपर ने। तो जो गलत इंफॉर्मेशन डालना, आपकी जो इमेज है, पुलिस की इमेज टार्निश करना, ये काम ये पेपर वाले ने किया है। इसके ऊपर गुना दाखिल करो, इसके ऊपर एक्शन ले लो, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई इस तरह का कोई घटना घटी नहीं है, वारदात हुआ ही नहीं है। तो यहाँ इस तरफ मैंने एफआईआर मतलब कंप्लेंट लॉन्च किया, वो उनके पास ही मैंने फर्स्ट अपील दाखिल किया। फर्स्ट अपील में मेरा स्टैंड ये था कि पीआईओ गलत बोल रहा है, पेपर वाला सही बोल रहा है, लेकिन कंप्लेंट में मेरा स्टैंड अलग है। कंप्लेंट में मैंने ये बताया कि आपका पीआईओ सही बोल रहा है, लेकिन पेपर वाला गलत बोल रहा है। मतलब दोनों कंप्लेंट, मतलब एक फर्स्ट अपील और कंप्लेंट दोनों उनके पास चले गए। तो अभी उनको तो स्टैंड लेना है, कोई भी पक्ष में एक तो पक्ष लेना है, या तो पेपर वाला सही है या तो अपना पीआईओ यानी एसीपी सही है।
तो उन्होंने बाद में इंक्वायरी करना चालू कर दिया। तो जितने भी उनके अंडर जितने भी पुलिस स्टेशन है, मतलब 8 पुलिस स्टेशन है, सब जगह उन्होंने छानबीन किया। तो बाद में उनको पता चला कि वो जो घटना हुई है, एफआईआर दाखिल जो है हुआ है, वो खड़कपटा पुलिस स्टेशन में दाखिल है। और उसमें एफआईआर का कॉपी उन्होंने मुझे दिया। उसमें उतना ही था, IPC 420 खाली लगाया हुआ था, लेकिन वो कॉपी मुझे मिला। बाद में उन्होंने बताया कि ठीक है, आपका इन्फॉर्मेशन हो गया, चलो अभी आप मैटर खत्म करते हैं। मैं बोला नहीं, अभी मेरा फर्स्ट अपील में आपने डिसीजन दिया, चलो कि मुझे तो एफआईआर कॉपी मिल गया, आरटीआई का बात खत्म हुआ, लेकिन उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दिया, पेपर में आया है, तो अभी उनको ऊपर एक्शन होना चाहिए। नहीं, हमने वो महाराष्ट्र टाइम्स वालों को, एडिटर को लिखा है, तो उनको बोला है। मैं बोला नहीं, आपको उनके ऊपर एक्शन लेना है, आपको एफआईआर दाखिल करना है उनके ऊपर, क्योंकि ये सब गलत किया है। बाद में पेपर वाले, क्योंकि अक्सर पुलिस वाले पेपर वाले से जैसे बड़े पेपर वाले हैं, उनके ऊपर ऐसा कोई एक्शन नहीं लेते, लेकिन मैंने भी बाद में वो मैटर छोड़ दिया। कहने का यूँ मतलब है कि ये आरटीआई कानून है, ये प्रैक्टिस का कानून है। हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। ऐसा नहीं कि कागज में लिखा है उस तरह से आप यूज करो, उस तरह से आप काम करो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इस तरह से कोई बात नहीं है, जिसमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है और आइडियाज लगाना पड़ता है। दूसरा मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जैसे जाने माने पत्रकार अनिल द्विवेदी जी को आप जानते होंगे। उन्होंने एक आरटीआई डाली थी होम मिनिस्ट्री में। उन्होंने वहाँ पूछा था कि जितने भी एसीपी डीवाईएसपी है, उनको ऊपर कितने इंक्वायरी चल रही है, मतलब डिपार्टमेंट में इंक्वायरी कितना चालू है, उनके बारे में उन्होंने तफसील मांगा था, ब्यौरा मांगा था, लेकिन उनको दिया नहीं। उनको ये बताया गया था कि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है और हम आपको दे नहीं सकते। इतना मतलब व्यापक जनहित है, यानी कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट होने के बाद भी होम मिनिस्ट्री ने उनको इन्फॉर्मेशन डिनाई किया। तो उनका अभी नेटवर्क बढ़ा है। उन्होंने लोकमत पेपर में इस सब ये छपवा के लाया, मतलब इतना लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है, उसके बाद भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। इस तरह का आया है। अभी जरा कृपया करके बताएंगे, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब प्रेस में कितने लोग हैं यहाँ, प्लीज हाथ ऊपर करके बताएंगे। अच्छा, तो आपको शायद मालूम रहेगा कि चलो कोई भी मैटर मीडिया में आता है तो उसका इफेक्ट होता है, लेकिन हमें मालूम होता है कि चलो मीडिया में आ गया, मतलब लोगों के पास आया, सबको पता चली, तो मीडिया का प्रेशर बढ़ता है। मीडिया का प्रेशर बढ़ेगा, मतलब यानी कि लोगों को पता चलता है और फिर काम बन जाता है। ऐसा हम सुनते हैं, अक्सर हमें पता चलता है, चलो कोई भी मैटर मीडिया में देखो। लेकिन आपको क्या पता है, इसके अलावा भी एक मैटर है, मतलब और भी कुछ है कि जिससे मीडिया वालों को कोई भी पब्लिक अथॉरिटी डरती है। कोई बता पाएगा कि चलो पब्लिक का प्रेशर बढ़ता है, सब लोगों को पता चलता है, इसलिए मीडिया को डरना चाहिए, पब्लिक अथॉरिटी मीडिया को डरती है। लेकिन और क्या वजह है, हो सकती है, क्या पता है, कोई बता सकेगा कि मीडिया का और भी प्रेशर है, और भी मीडिया के पास ऐसा शस्त्र है जिससे पब्लिक अथॉरिटी डरती है? कोई बता पाएगा? ऐसा है कि मीडिया जो है, यानी कि प्रिंट मीडिया, स्पेशली प्रिंट मीडिया का अगर कोई भी प्रिंट मीडिया में छप जाता है और इससे अगर पब्लिक अथॉरिटी की इमेज टार्निश होती है, तो वो पब्लिक अथॉरिटी ने एडिटर को एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी मीडिया में छप के आया कि चलो ये हॉल के सामने कचरे का गड्ढा है या बहुत सारा दुर्गंध फैला हुआ है, अगर ऐसा छपवा के लाया तो यहाँ के जो म्यूनसिपलिटी है, वार्ड ऑफिसर है, उन्होंने उसका एक्सप्रेशन देना चाहिए एडिटर को, लिखित तौर पे उसी दिन देना चाहिए। क्या देना चाहिए कि एक पहली बात है, आपने जो छापा है वो गलत है, इस तरह का कोई है ही नहीं। या तो ऐसा भी दे सकते हैं कि आपने जो वो बताया था वो सही था, लेकिन हमने साफ कर दिया, अभी कुछ नहीं है। और ऐसा भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि नहीं, हमें 2 दिन का समय दीजिए, हमारा स्ट्राइक चालू है या दूसरा भी कुछ प्रॉब्लम है, तो 2 दिन के अंदर सफा हो जाएगा। मतलब कहने का यूँ मतलब है, एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, खुलासा देना चाहिए, मतलब ये कंपल्सरी है। उसका एक सर्कुलर है, हाँ, एक सर्कुलर, मतलब 3-4 सर्कुलर है। लेटेस्ट जो हालांकि सर्कुलर 26 मार्च 2016 का है, CS का सर्कुलर है, वो चाहे तो मैं आपको दे दूंगा, सर के पास मैं दे दूंगा, सर आपको दे देंगे।
व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा। तो सर्कुलर में लिखा है कि कोई भी घटना का वारदात आता है, अगर उससे इमेज टार्निश हो जाती है पब्लिक अथॉरिटी की, तो तुरंत खुलासा देना चाहिए और वो खुलासा देना अनिवार्य है। लेकिन कोई हम क्या करते हैं, हम कोई भी आते हैं मतलब पेपर में छपवा डाल देते हैं और सोचते चलो लोग देखेंगे, बाद में अगर उनके ऊपर प्रेशर आएगा तो आएगा। लेकिन यूँ नहीं, हमें उसके ऊपर आरटीआई भी डालना है कि ऐसा पेपर में ऐसा इस तरह का न्यूज़ आया था, आपने एक्सप्लेनेशन क्या दिया एडिटर को, आपने एडिटर को एक्सप्लेनेशन क्या दिया, उसको कॉपी दे दो। यानी कि इस तरह से अगर हम फॉलोअप लेते रहेंगे तो पेपर वाले या जो मीडिया वाले हैं उनको बहुत सारे मतलब उनको बहुत अच्छी तरह रिस्पॉन्स मिल सकता है पब्लिक अथॉरिटी से। मतलब उनका जो डर है, ये डर और ज़्यादा गुना बढ़ सकता है। तो यही मैंने किया कि अनिल गलजी साहब को उन्होंने आरटीआई में इंफॉर्मेशन मांगा कि डिसिप्लिन एक्शन जितने भी लोगों के ऊपर हुआ है उनका नाम दे दो, मतलब जो डीवाईएसपी एसीपी है उनका नाम दे दो। लेकिन उन्होंने दिया नहीं, ये बताया उनको एक थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। तो तुरंत अनिल गलजी ने तुरंत लोकमत के ऊपर पेपर के ऊपर छपो के लाया कि ये इनका देखिए इस तरह का फंडा है कि ये इस तरह का इंफॉर्मेशन नहीं देते एक और ये इंफॉर्मेशन छुपाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, होम मिनिस्ट्री का जो इमेज था वो टार्निश हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने होम मिनिस्टर को वो उसका कटिंग निकाल के होम मिनिस्टर को आरटीआई फाइल किया और उसमें पूछा कि ये सर्कुलर के तहत आपका इमेज टार्निश हुआ है, आपने लोकमत के एडिटर को क्या खुलासा दिया है, उसका मुझे कॉपी दे दो। देखिए इंफॉर्मेशन अनिल गलजी ने अलग मांगा था, लेकिन मैंने अलग मांगा। मैंने क्या बताया कि जो न्यूज़ आया है लोकमत में उससे आपका इमेज टार्निश हुआ है, खराब हुआ है। तो आपने जो एडिटर को क्या खुलासा साबित किया उसका मुझे कॉपी दो। लेकिन आप ताजुब होंगे, मुझे इंफॉर्मेशन ये मिला जो मैंने मांगा नहीं था। मतलब जो इंफॉर्मेशन अनिल गलजी को नकारा था सेक्शन 8 के तहत, वही इंफॉर्मेशन मुझे दिया, लेकिन उनको वो इंफॉर्मेशन नहीं दिया। और जो इंफॉर्मेशन मैंने मांगा नहीं वो इंफॉर्मेशन मुझे मिल गया। कहने का यूँ मतलब है, ये कानून प्रैक्टिस का कानून है। प्रैक्टिस जितना आप करेंगे, जितना आप सोचेंगे, जितना आप दिमाग लगाएंगे, उतना रिजल्ट मिलने की ज़्यादा गुंजाइश है। सेकंड थिंग, अभी मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। जो हम आरटीआई के तहत बहुत सारे फॉलोअप लेते हैं, लेकिन आरटीआई के ऊपर ज़्यादा डिपेंड भी रहते हैं। मतलब आरटीआई से ये होना चाहिए, आरटीआई से वो होना चाहिए। शुरू में कानून आया था तो उससे बहुत सारे चमत्कार हुए, लेकिन बाद में चमत्कार आने खत्म हो गए। तो हम ये सोचने लगे ये कानून का कोई अहम नहीं, कोई मतलब नहीं, कानून का कोई फायदा नहीं, ये कानून दबाया गया है, इससे कुछ भी नहीं होता। लेकिन वैसे अब हम जितना आइडिया लगाएंगे उतना बहुत बेहतरीन चीज़ है। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर हमें ऐसा पता चला है कि कोई अफसर ने गलत डॉक्यूमेंट दिया है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो या एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो या कोई भी स्किल नॉलेज का जो है डॉक्यूमेंट गलत दिया है और उससे वो उन्होंने नौकरी पाया है, अगर हमें इस तरह से इंफॉर्मेशन मिला है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आरटीआई डालते हैं कि चलो इनका कास्ट सर्टिफिकेट दे दो या एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट दे दो। तो हमें नेचुरली इन्फॉर्मेशन क्या मिलता है, इन्फॉर्मेशन ये मिल जाती है कि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये हम आपको दे नहीं सकते। लेकिन हमारे पास जो सोर्स है, वो बताते नहीं, उन्होंने जो सर्टिफिकेट दिया वो नकली है। लेकिन इन्फॉर्मेशन में क्या आता है, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते। तो एक तरफ हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि आदमी गलत डॉक्यूमेंट के तहत तौर पे वो नौकरी पे लगाया है, और दूसरी तरफ वो इन्फॉर्मेशन देते भी नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, चुप बैठेंगे, क्या कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा तौर पे आरटीआई के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हम फर्स्ट अपील करते हैं, सेकंड अपील करते हैं, सेकंड अपील में भी फैसला अपने पक्ष में नहीं आता है और बाद में हम वो भूल जाते हैं, जाने तो अभी क्या करेंगे। लेकिन ऐसा है कि जो चीज़ आरटीआई में नहीं हो सकती वो कंप्लेंट से भी हो सकती है। तो आप डायरेक्ट कंप्लेंट डायरेक्ट फाइल कर सकते हैं। कंप्लेंट इस तरह से फाइल कर सकते हैं कि इन्होंने इस तरह से जो सर्टिफिकेट है वो गलत है और इसका इंक्वायरी करो, और इंक्वायरी करने के बाद इंक्वायरी करो, बाद में उनके ऊपर एक्शन ले लो। इस तरह का अगर हम कंप्लेंट दाखिल करेंगे तो उसका बहुत फायदा हो सकता है। जैसे फिर हमारा कंप्लेंट गया, उसके ऊपर हम आरटीआई डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें तो हम थर्ड पार्टी है ही नहीं।
और हम उसमें ये लिख सकते हैं कि जो सर्टिफिकेट XYZ सर्टिफिकेट जो है वो सर्टिफिकेट ओरिजिनल है कि नहीं, वो आप उसका शानिशा मतलब जो वेरिफिकेशन करने के लिए आपने जो करस्पॉन्डेंस किया है उसका मुझे कॉपी दे दो, और कंपेटेंट अथॉरिटी से जो रिपोर्ट आया है उसका मुझे कॉपी दे दो। तो वो तो हम मांग ही सकते हैं। अगर सर्टिफिकेट नहीं मांग सकते तो वेरिफिकेशन का कॉपी मांग सकते हैं, और उससे क्या वो तो बोल नहीं सकते आप थर्ड पार्टी है, क्योंकि उसमें हम पार्टी बन जाते हैं, क्योंकि कंप्लेंट हमारा है। मतलब कहने का मतलब है हम इस तरह से सोचते हैं, जिस तरह से हम सोचेंगे उसी तरह से हम कोई भी केस को हम सुलझा सकते हैं। लेकिन सिर्फ थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती है। अभी ऐसा है, ये चोर पुलिस जैसा खेल हो है। चोर पुलिस यानी कि मतलब क्या है कि हम ये सोचते हैं कि हमें सब इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। हम नागरिक होने के बाद हमें ये लगता है कि सब जगह सुशासन होना चाहिए, लेकिन अपोजिट में जो अथॉरिटी है वो ऐसे लगती है कि नागरिक तरफ से हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए वो इंफॉर्मेशन अवॉइड करते हैं, वो देना नहीं चाहते। तो ये सब झगड़ा है, ये झगड़ा ये झगड़ा है। और ये झगड़े में कौन जीत जाता है? जैसे चोर पुलिस का झगड़ा होता है, ज्यादा मतलब चोर ये सोचता है कि हम पुलिस के पकड़ में गए हैं, और पुलिस ये सोचे कि चोर को पकड़ा ही जाए। उसी तरह से ये हम नागरिक और प्रशासन का अभी ये युद्ध चल रहा है। इसमें कौन जीतता है? वही जीतता है जो ज्यादा नॉलेज रखता है, प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है, और ज्यादा उनके साथ समय बिताता है। इससे हम जितना दिमाग लगाएंगे उतना कम है, जितना हम यूज करेंगे जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा होगा। अभी एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे जिंदगी का सबसे अहम एग्जांपल है। जितना भी काम किया है उससे सबसे बढ़िया जो मेरा तजुर्बा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा ऑफिस है कल्याण में, और एक कल्याण डोंबिवली के टीपी है, टाउन प्लानर, म्यूनसिपैलिटी का टाउन प्लानर है। वो करीबन 14 साल में से कुछ करीबन 9 साल टीपी में ही है, टाउन प्लानर करके 9 साल से उधर ही है। और मैंने फिर देखा कि वही ऑफिसर हमेशा टाउन प्लानर क्यों करता है, दूसरे को चांस क्यों नहीं मिलता। इसलिए मैंने उनको आरटीआई से इंफॉर्मेशन मांगी, मुझे इंफॉर्मेशन भी मिली। बाद में मैंने कंप्लेंट फाइल की कि एक्ट 21 के तहत, मतलब जो ट्रांसपोर्ट एक्ट है उसके तहत तो 3 साल कोई भी ऑफिसर एक जगह पे होना चाहिए, लेकिन एक ऑफिसर तो 9 साल से है, तो आप उनका तबादला कीजिए। तो मैंने कमिश्नर को लेटर लिखा, बहुत फॉलो किया। बाद में भी उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में फिर वो मैंने जो करस्पॉन्डेंस है वो सोशल मीडिया में डाल दिया। सोशल मीडिया में डालने के बाद फिर पत्रकार लोगों के पास चला गया। फिर पत्रकार लोगों ने कमिश्नर को पूछा कि इस तरह का 9 साल से आपकी है, आप कुछ करते नहीं है। फिर उन्होंने तबादला कर दिया, उनका तबादला कर दिया। तो उनका तबादला कर दिया मतलब ये आपको लगता है कि चलो हो गया काम, तो ऐसा नहीं है, ये आसान चीज़ नहीं है इसमें। और बाद में पेचीदा चीज बन गई। फिर उन्होंने एक कॉर्पोरेटर है, वो कॉर्पोरेटर को पकड़ा। कॉर्पोरेटर ने अभी मतलब ये करीबन 4 साल पहले की बात है, 3 साल पहले की बात है। कॉर्पोरेटर ने वहाँ के सीएम को, उस टाइम के सीएम को खत लिखा। उन्होंने बताया ये ऑफिसर टीपी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और एडीएमसी में बहुत जगह पे अच्छे काम चालू है, और ये वहाँ काम करने के लिए टीपी यही आदमी होना चाहिए, क्योंकि इसका तजुर्बा बहुत अच्छा है। और यही टीपी को आप वापस उसमें आप नियुक्त करो, ये टीपी की बहुत जरूरत है यहाँ, इसलिए इनका तबादला रद्द करो। इस तरह से वो कॉर्पोरेटर ने सीएम साहब को खत लिखा। और फिर वहाँ बाद में खत लिखने के बाद फिर विनोद हुआ सीएम ऑफिस में, और वहाँ सीएम का स्टैंप आया और लिखा हुआ स्थगिति देने देता है। मतलब जो कमिश्नर का ऑर्डर था उसमें स्टे डाल दिया, मतलब उनका अभी जो तबादला था वो खत्म हो गया। अभी ऐसे माहौल में क्या कर सकता है आम आदमी क्या कर सकता है? जो कि सीएम साहब ने खुद उसमें स्टे ऑर्डर दिया, स्थगिति दिया, तो उसको चैलेंज क्या कर सकते हैं? उसको चैलेंज हम लोकायुक्त के पास भी नहीं कर सकते, सिर्फ हाईकोर्ट में कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हाईकोर्ट में मेरे जैसा आदमी को जाना, इतना सारा पैसा खर्च करना, हालांकि
देशमुख सर जैसे बहुत सारे वकील कांटेक्ट में हैं, उनका भी योगदान है, उन्होंने भी मार्गदर्शन किया। लेकिन उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट से जाने से कोई इतना मतलब आपको पैसा जाएगा, टाइम जाएगा, इससे अच्छा कि आप अथॉरिटी के पास ही इसका फॉलो करते रहिए, आपको एक ना एक दिन जरूर सक्सेस मिलेगा। उनका भी सलाह लिया मैंने और बाद में फॉलो जारी रखा। फिर मैंने कमिश्नर को खत लिखा कि ये जो कॉर्पोरेटर ने बताया है कि इसका वाकई जरूरत है क्या, अगर जरूरत है तो बात अलग है, लेकिन नहीं है तो आप सीएम को वापस लिखो कि जो सीएम ने डिसीजन लिया है वो गलत लिया है। तो सीएम के पास जो है उनका जो डिपार्टमेंट है यूडीडी यानी कि अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वहाँ के जो प्रधान सचिव है उनको आप मतलब शासन को आप खत लिखिए कि इनका तबादला होना बहुत जरूरी है और आपके पास बहुत सारे काबिल ऑफिसर है जो वो काम कर सकते हैं। ये अकेला ऐसा ऑफिसर नहीं है कि जो काम कर सकते हैं, मतलब इसकी वजह से कोई काम अधूरा नहीं रहेगा, इसका तबादला होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप शासन को खत लिखिए। तो उसका मैंने फॉलो किया। बाद में उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडीडी उनको लेटर लिखा कमिश्नर ने और उन्होंने बताया कि इनका तबादला होना बहुत जरूरी है और ऐसा कोई काम नहीं रुकने वाला है, इनका तबादला होना बहुत अहम बात है और होना भी चाहिए। फिर मैंने वो लेटर का कॉपी आरटीआई से निकाला, फिर मैंने यूडी में उसका फॉलोअप चालू कर दिया। मतलब मैंने उनको रिमाइंडर लिखा, मैं कभी मंत्रालय में गया नहीं, लेकिन मेरा आरटीआई और फॉलोअप जारी रहा। लेटर भी लिखे, काफ़ी लेटर लिखे। मैंने ये भी बताया प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जो कमिश्नर का लेटर है उसमें आप एक्शन लो, अगर आपको सच्चाई नज़र आती है तो ये एक खत सीएम साहब को फॉरवर्ड कीजिए, नहीं तो आप उनको वापस आप जवाब दीजिए। लेकिन ऐसे माहौल में प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कुछ नहीं किया, उन्हें वो लेटर सीएम के सामने रख दिया। सीएम साहब ने उनको एडमिट करना पड़ा कि वाकई उनकी जरूरत नहीं है। बाद में उनका जो स्टे ऑर्डर था वो निकल गया, यानी कि उनका तबादला होने की प्रोसेस चालू हुई। लेकिन बात यहाँ तक भी नहीं खत्म हुई। आपको लगता है कि चलो ये जो लड़ाई है खत्म हुई, ऐसा भी नहीं हुआ। सीएम साहब ने यहाँ साइन किया कि मेरा स्टे ऑर्डर खत्म। उसके बाद सीएम ऑफिस को वापस फोन आया कमिश्नर को, अभी फिलहाल रहने दो, जो चल रहा है वो चलने दो। मतलब ऑर्डर है, रिटर्न ऑर्डर क्या है, रिटर्न ऑर्डर है तबादला करो, मतलब मेरा स्टे ऑर्डर है वो कैंसिल है। लेकिन सीएम ऑफिस से फोन आया कि जो रहता है वैसा तबादला मत करो, ऐसे रहने दो। तो ऐसे माहौल में आप क्या करेंगे, क्योंकि ये कहा भी रिकॉर्ड नहीं है। फिर कमिश्नर ने कुछ नहीं किया। उसके बाद फिर क्या कर सकता है एक आम आदमी, मेरे जैसा आदमी या कोई भी क्या कर सकता है। ये सब सीएम और कमिश्नर के बीच में जो हो रहा है इसको तो चैलेंज हाईकोर्ट में ही कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन में क्या करेंगे। वैसे सीएम, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं है, मेरा इतना पहचान नहीं कि सीएम साहब को मैं फ़ोन करूं या उनको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेके मिलूं, ऐसा तो नहीं है। मैं कौन हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ फॉलो कर सकता हूँ, लेटर लिख सकता हूँ। उसके बाद फिर मैंने कमिश्नर को लेटर लिखा। कमिश्नर को ये बताया अगर आपको सीएम साहब से फ़ोन आया है इस तरह का कि तबादला मत करो, तो आपको ऑल इंडिया सर्विस है, उनका जो सर्विस रूल है, ऑल इंडिया सर्विस रूल के तहत एक प्रोविजन है। प्रोविजन में लिखा है कि अगर आपको फ़ोन आया है तो फ़ोन का रिटर्न कंफर्मेशन आपने लिया है क्या, अगर नहीं है तो ले लो। अगर आपने नहीं लिया है तो आप इसका मतलब आप वायोलेशन कर रहे हैं। अगर आपको फ़ोन आया है, कोई भी किस्म का फ़ोन आ रहा है अगर सीनियर से, तो फ़ोन का रिटर्न कंसेंट ले लो। यानी कि आपने फ़ोन सुन लिया ठीक है, लेकिन उसका कंफर्मेशन राइटिंग में लेकर रखो आपके पास। अगर आप नहीं ले रहे और फ़ोन तो आ रहा है, इसका मतलब आप डिलेशन ड्यूटी कर रहे हैं और वो आपको बहुत महंगा होगा। इस तरह से मैंने फिर उनको लेटर लिखा। बाद में उसका फॉलोअप लिया, बाद में वापस वो सोशल मीडिया में मैंने डाल दिया। तो थोड़ा हंगामा हो गया, क्योंकि बाकी प्रेस वाले लोगों ने फिर उनका वापस इंटरव्यू लेना चालू किया सब लोगों का। लेकिन किसी ने बात नहीं, मतलब ये जो न्यूज़ बना ही नहीं, क्योंकि क्यों नहीं बनाते तो आपको पता है। लेकिन इसका इफेक्ट ये हुआ कि कमिश्नर को उनका तबादला करना ही पड़ा। मतलब देखिए, इतना सब होने के बाद वो ऑफिसर का मैं तबादला कर पाया, यानी कि जो हाईकोर्ट से होना चाहिए था वो मैंने मेरे लेवल पे किया। इतना मैंने वो जो काम किया उससे पता चलता है कि मतलब प्रशासन किस तरह से होता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से होता है, हमें वो काम करना है। यानी कि प्रशासन किस तरह से होता है, जो बोलते हैं ना रेडा जानते ना, हाँ सांड
मतलब ये जो प्रशासन है वो सांड की तरह होता है। ये सांड किसकी सुनता है? सांड मालिक की सुनता है। हम क्या बोलते हैं, सांड के मालिक है ही नहीं, लेकिन सांड को भी किस तरह से करना चाहिए, जो सुई रहती है, सुई नोक रहती है, नोक के वो सांड को एकदम सही दिशा में लगना चाहिए। क्योंकि सांड को क्या लगता है, हमें चलाने वाला कौन चाहिए? मेरा मालिक ही चाहिए। और मालिक को क्या लगता है? मालिक यानी कि कौन? प्रशासन में जो बैठे हैं वो लोग। वो मालिक क्या सोचते हैं? मेरे बगैर सांड चलाना नहीं आएगा, मतलब मैं ही चलाऊंगा सांड को, और कोई नहीं चला पाएगा। कोई भी चलाना नहीं चाहिए, जो चलाता है वो मेरा दुश्मन है। मतलब सांड को हम अगर चलाते हैं तो प्रशासन के लोगों को बहुत बुरा लगता है, लेकिन सांड को चलाना बहुत मुश्किल है और हमें वो कला आनी चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए। और जितने हम प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। खैर आरटीआई के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अपना उतना समय नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि आपने जितने भी सवाल है आप पूछे, ताकि मैं आपका सवालों का जवाब दे सकूँ और आपको अच्छी तरह ये कानून के बारे में पता चले। संजय साहब ने जो भी हम लोगों को मार्गदर्शन किया, जो भी माहिती दिया, उसके लिए मैं हम सभी की तरफ से उनका शुक्रगुजार हूँ। और वो आगे भी हमें ऐसा ही मार्गदर्शन करे, ऐसे एग्जाम्पल दे। और आज का तो ये जनरल टॉपिक था, हम आगे जाके कुछ स्पेशल ऐसे टॉपिक्स ये करेंगे जो, जैसे इन्होंने अभी एग्जाम्पल दिया कि सीएम का ऑर्डर होने के बावजूद भी इन्होंने कैसे प्रशासन के ऊपर अंकुश रखा, कैसे फॉलो किया। तो हमें वो करना है, लोगों को वो सिखाना है, वो हमें लोगों को ज्ञान देना है कि आपके ऊपर या आपके आजू बाजू के लोगों के ऊपर कैसे कैसे अन्याय होता है, या आप प्रशासन से कैसे कुछ काम करवा के ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको प्रशासन के ऊपर कैसे अंकुश रखना है। मैं इसके पहले भी बोला हूँ, जब ये ओपनिंग जो हम लोग मैंने जो वर्ड्स बोले तभी, कि हमारे देश में बहुत अच्छे कानून हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं है या हमारे पास जिज्ञासा नहीं है, और हम सिर्फ हमारा खुद का देखते हैं। तो ये जो कार्यक्रम आज का भी है, इसके बाद भी डायमंड जी भी बोले हैं, फिर प्रकाश भाई भी बोले हैं कि ऐसा लोगों के लिए होना चाहिए। ये अवेयरनेस कैंपेन जैसा है कि लोगों को, यानी उनके जो हक और अधिकार है उसके लिए जागृत करना। इसलिए जो आज का जो कार्यक्रम है कि सजग नागरिक बनाना, तो ये हम लोग आगे भी चालू रखेंगे। और संजय साहब का मैं फिर एक बार आभार मानता हूँ हम सब की तरफ से, और आगे के लिए मैं धर्म जी को धन्यवाद संजय बोराड़े जी की आरटीआई कानून की जो बारीकियां जो आपने हमें बताई, जो हमें पता नहीं थी। और जो 4 इंसिडेंट आपने बताए वो इस समय हमारे उल्लासनगर में हो रहे हैं। तो आपको समय आते हर एक लोग आपको मिल के बताएंगे कि कैसे हो रहे हैं। अधिकारी वाला भी इंसिडेंट हमारे शहर में हो रहा है, अखबार वाला भी इंसिडेंट इस समय हमारे शहर में कंटिन्यूस है, ज़मीनों का भी इंसिडेंट हमारे शहर में इस समय हो रहा है। संजय बोराड़े जी जो कल्याण से आए हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने अपने बारे में सारी जानकारी दी।